हाँ बच्चों, कहां तक हुआ था? ओके, थोड़ा सा पार्ट लिखना है, लिखेंगे। Whenever, हाँ है ना, दो चार लाइन है बस। Whenever a double strand DNA, whenever a double strand DNA is subjected to the, whenever a double strand DNA is subjected to the high temperature or extreme pH, its hydrogen bond break due to which both strands start to separate, both strands start to separate from each other. This is called denaturation. This is called denaturation. If it is done by the temperature, then it is called melting. If it is done and the temperature where 50% DNA get melt, where 50% DNA get melt is called temperature of melting. ब्रैकेट में TM. हाँ लाला, TM क्या हुआ? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग. ठीक है, ये TM वैल्यू कौन से डीएनए के लिए ज्यादा होगी, AT टाइप या GC टाइप? कारण याद है ना सबको, GC में हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर, तो ऑब्वियस है GC के लिए TM की वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक है, चलिए. नाउ द हेडिंग, एविडेंस, एविडेंस in the favor of DNA as a genetic material. Evidence in the favor of DNA as a genetic material. Now we have to prove that DNA is the genetic मटेरियल. पहले पार्ट में हमने क्या स्टडी किया? डीएनए का स्ट्रक्चर. पहले पार्ट में क्या स्टडी किया? डीएनए का. सेकेंड पार्ट में हमने स्टडी किया डीएनए की पैकिंग, डीएनए की. थर्ड पार्ट में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, और फोर्थ पार्ट में डीएनए का रेप्लिकेशन. 4 पार्ट में डीएनए करते हैं. ठीक है, तो 2 एक्सपेरिमेंट हुए. पहला लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफिथ.
और ग्रिफिथ ने ये काम कब किया था? 1928। ग्रिफिथ ने ये काम कब किया था? 1928। ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर किया था। किस पर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, डिजीज का नाम न्यूमोनिया। इस बैक्टीरिया के इन्होंने दो टाइप यूज किए। वन इज द एस थर्ड, अदर इज द आर सेकेंड। साथ साथ चलते चलेंगे। दो टाइप यूज किए, एस थर्ड एंड आर सेकेंड। एस थर्ड में एस का मीनिंग क्या होता है? स्मूथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस? स्मूथ। ये स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि इस पर एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल पाया जाता है। क्या होता है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल? कैप्सूल होने के कारण ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है। कैसा बैक्टीरिया? अब यार अगर इस पे कैप्सूल है तो क्या हमारी डब्ल्यूबीसी इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या ये बैक्टीरिया बॉडी में सरवाइव करेगा या नहीं करेगा? तो किस कैटेगरी में आता है, पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक? तो ये बैक्टीरिया कैसा होता है? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक को ही क्या कहा जाता है? वायरुलेंट। पैथोजेनिक को ही क्या कहा जाता है? वायरुलेंट। और ये जो वायरुलेंट फॉर्म होती है, इट कॉज न्यूमोनिया। क्या कॉज करेगा ये? न्यूमोनिया। हाँ बच्चे, एस का मतलब क्या है? क्यों है ये स्मूथ? तो ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, नॉन कैप्सुलेटेड है? कैप्सुलेटेड फॉर्म पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक? और पैथोजेनिक फॉर्म निमोनिया करेगी या नहीं करेगी? तो यार यहां आर का मतलब क्या हो जाएगा? रफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? बाकी बच्चे तुम अपने आप निकाल लोगे सर। चलो लगाओ दिमाग। रफ क्यों है? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है या नहीं है? तो ये कैप्सुलेटेड है या नॉन कैप्सुलेटेड है? तो नॉन कैप्सुलेटेड पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक? वो निमोनिया कॉज करेगा या नहीं करेगा? कर लो पूरा। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? एस का मतलब क्या है? बस अब अपने आप दिमाग लगाओ, ये स्मूथ क्यों है? अगर कैप्सूल है तो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? कैप्सुलेटेड फॉर्म क्या होगी? पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक? क्या ये निमोनिया करेगा, नहीं करेगा? आर का मतलब क्या है? क्यों है ये रफ? इन पर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। तो ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेट? तो ये पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक? ये निमोनिया कॉज करेंगे, नहीं करेंगे? क्यों? जो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है, जो नॉन कैप्सुलेट फॉर्म में जैसी वो बॉडी में गई तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? इसको एनगल कर लेगी। तो ये डिजीज कॉज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? डिजीज कॉज। इनके एक्सपेरिमेंट को हम एक टेबल की फॉर्म में लेंगे। इस तरह की टेबल बना लो, 5 कॉलम आएंगे। एक्सपेरिमेंट,
बैक्टीरिया, निमोनिया, माइस, रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरिया, निमोनिया, माइस, रिजल्ट। ठीक है, चलो बेटा आप आराम से कर लोगे, आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने माइस की बॉडी में S3 इंजेक्ट किया। हला कौन सा बैक्टीरिया इंजेक्ट किया बताइए? S3 पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक? निमोनिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? निमोनिया हुआ या नहीं हुआ? माइस मरने चाहिए नहीं मरने चाहिए? मरे या नहीं मरे? ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या सरप्राइज रिजल्ट है? मतलब आप जो सोच रहे हो रिजल्ट वैसा ही आया या रिजल्ट कुछ अलग आया? तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है या सरप्राइज है? क्या यूज किया है? पैथोजेनिक है नॉन पैथोजेनिक है? निमोनिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? निमोनिया हुआ या नहीं हुआ? चूहे मरने चाहिए नहीं मरने चाहिए? मरे या नहीं मरे? रिजल्ट एक्सपेक्टेड है सरप्राइज है? चलो लाला ये अपने आप भरो, देखते तुम कैसा भरते हो, करो कॉपी में। हाँ, R2 पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक? निमोनिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? निमोनिया हुआ या नहीं हुआ? चूहे मरने चाहिए नहीं मरने चाहिए? मरे या नहीं मरे? रिजल्ट। मतलब अभी तक वही रिजल्ट आ रहे हैं जो ये सोच रहे, जो ये। एक बात हमेशा दिमाग में रखना सारे बच्चे कि जब तक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता, जब तक सरप्राइज रिजल्ट नहीं आता, तब तक रिसर्च स्टार्ट नहीं होती। रिसर्च हमेशा कब स्टार्ट होती है? जब रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो। रिसर्च हमेशा कब स्टार्ट होती है? जब रिजल्ट, जब अनएक्सपेक्टेड आएगा तभी तो दिमाग काम करेगा ना यार, ऐसा क्यों हुआ? ये तो वही रिजल्ट आ रहा है जो सोच रहे, ये तो वही रिजल्ट आ रहा है जो थर्ड। थर्ड में इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड S3 लिए। थर्ड में क्या किया इन्होंने? हीट किल्ड S3। हीट किल्ड मतलब बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने? मार दिया। क्या मरे हुए बैक्टीरिया में पैथोजेनिक पावर होगी या नहीं होगी? भरो। तो हीट किल्ड S3, हीट किल्ड S3 पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक? निमोनिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निमोनिया हुआ या नहीं हुआ? चूहे मरने चाहिए नहीं मरने चाहिए? मरे या नहीं मरे? रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यहां भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो यहां भी रिसर्च का कोई मैटर। नोट कर लिया सबने? फोर्थ, फोर्थ में इन्होंने क्या किया? फोर्थ में इन्होंने R2 और हीट किल्ड S3 का मिक्सचर लिया। क्या किया? R2 और हीट किल्ड S3 दोनों का मिक्सचर लिया। अब ये बताइए इन दोनों में से कौन सा बैक्टीरिया पैथोजेनिक है? कोई भी पैथोजेनिक? कोई भी पैथोजेनिक? तो क्या यहां निमोनिया होना चाहिए था? यहां निमोनिया, लेकिन यहां निमोनिया हुआ, और निमोनिया हुआ तो इसके कारण चूहों की डेथ हो गई। तो अब ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट कैसा आया? सरप्राइज रिजल्ट।
अब ये रिजल्ट कैसा आया? अब इसने क्या ऐसा सोचा था? इसने ऐसा सोचा तो रिजल्ट इसकी सोच के अपोजिट चला गया। तो अब यहां से इसका रिसर्च वर्क शुरू हो गया। यहां चूहे मर क्यों गए, यहां निमोनिया कैसे हो गया? नोट कर लिया सब? तो सबसे पहला डाउट था कि चूहों की डेथ क्यों होगी। सबसे पहला डाउट क्या था? चूहों की। अभी श्योर थोड़ी निमोनिया से डेथ हुई है। क्या श्योर है निमोनिया से डेथ हुई है? हो सकता कोई और फैक्टर हो सकता कोई, श्योर थोड़ी है। तो सबसे पहले इन्होंने डेड माइस की बॉडी को एनालाइज किया। तो जब डेड माइस की बॉडी को एनालाइज किया तो इसकी बॉडी में इससे जिंदा S3 मिले। क्या मिले? जहां से इसको एक बात समझ में आ गई कि मरने का कारण तो कंफर्म निमोनिया है। मरने का कारण तो कंफर्म। पहला डाउट क्या था? डेथ क्यों हुई? डेथ होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन डेथ तो पहला क्वेश्चन मार्क तो वही था, डेथ क्यों हुई। अब डेथ का क्या कारण रहा वो देखने निकला। तो जब डेड माइस की बॉडी को एनालाइज किया तो क्या मिल गए? एस। तो ये बात समझ में आ गई डेथ क्यों हुई है, डेथ का कारण क्या है। तो फिर क्वेश्चन मार्क कहां पर आ गया? S3 कहां से आया? इसने तो S3 नहीं भेजा। इसका मतलब ये S3 बाहर से आया है या ये शरीर के अंदर ही बना? अंदर ही बना। इसने कौन सा बैक्टीरिया भेजा है? R2 और हीट किल्ड S3। इसने कौन सा बैक्टीरिया इंजेक्ट किया है? इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक बैक्टीरिया S3 में बदले। S3 में ये तो मरा हुआ है। ये बैक्टीरिया तो क्या मरा हुआ बैक्टीरिया जिंदा हो सकता है? तो हीट किल एसिड चेंज हो सकता है नहीं हो सकता? तो इसका मतलब कौन चेंज हुआ? तो यार क्या R2 शरीर में जाते ही S3 में बदल जाएगा? अगर R2 शरीर में जाते ही S3 में बदल जाएगा तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दोबारा देखेंगे। फिर तो यहां भी मरने चाहिए थे। फिर तो यहां भी मरने चाहिए थे। R2 शरीर में जाते ही S3 में बदलेगा तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी निमोनिया होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंट 2 में निमोनिया। तो यहां से इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि R2 अपने आप S3 में नहीं बदलता, बल्कि हीट किल्ड S3 से कोई मटेरियल R2 में जाता है। हीट किल्ड S3 से कोई मटेरियल किस में जाता है, जिसके कारण R2 किस में बदलता है? S3। इसका मतलब क्या मैं कह दूं कि बैक्टीरिया की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदल जाती है? बैक्टीरिया की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। तो इतना सा वर्ड उठाए पहले, ट्रांस, और अब ये वर्ड उठाए, क्या मतलब हो गया? मतलब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। बैक्टीरिया की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। लेकिन वो कौन से मटेरियल के कारण चेंज हुई, क्या इसके बारे में ग्रिफिथ कुछ भी बता पाया? नहीं बता पाया। तो ग्रिफिथ ने क्या समझाया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल? ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल के बारे में ग्रिफिथ कुछ भी, हाँ, ग्रिफिथ ने यह कंफर्म कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या कंफर्म कर दिया? लेकिन कौन से मटेरियल के कारण है, इसके बारे में ग्रिफिथ कुछ भी। ये बात आगे जाकर 3 साइंटिस्ट ने बताई, जिनका नाम था एवेरी, मैकलियोड, मैकार्थी। एवेरी, मैकलियोड, मैकार्थी। इन्होंने 1944 में यह बात बताई और इनका जो काम था, इट वाज द इन विट्रो। कैसा काम था इनका? डन। एवेरी, मैकलियोड, मैकार्थी ने पहली बार यह बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का कारण डीएनए है। ट्रांसफॉर्मेशन का कारण ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यह बात ग्रिफिथ ने बताई या एवरी, मैकलियोड, मैकार्थी ने बताई? और वो डीएनए के कारण है, यह बात ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यह बात
और किसके कारण होता है ये बात? तो ग्रिफिथ ने क्या एक्सप्लेन किया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल? ट्रांसफॉर्मिंग। तो फिर मटेरियल के बारे में किसने बताया? एवरी मैकलियोड इन 1944। मतलब 16 साल इस बात को प्रूव करने में लग गए कि ट्रांसफॉर्मेशन का कारण डीएनए। शुरुआत तो 1928 से हो चुकी थी, शुरुआत कब से हो गई थी, लेकिन इस बात को प्रूव करने में 16 साल का टाइम लग गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके कारण है? डीएनए के कारण। ये बात कब सामने आई? 1944। कब सामने आई? थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। रिजल्ट ऑफ द फोर्थ एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ द fourth experiment was a surprise condition. Result of the fourth experiment was a surprise condition. On examine the body of dead mice, he found normal as third in it. On examining the body of dead mice, he found normal as third in it. On the basis of which he conclude that some material transfer from heat killed S third to R second. Some material transfer from heat killed S third to R second, due to which R second get modified into S third, due to which R second get modified into S third, but he was unable to explain chemical nature of this substance. Next line. This chemical is DNA. This chemical is DNA. It was later on proved by Avery, MacLeod, and McCarthy. Avery, MacLeod, and McCarthy. That was the first evidence in the favor of DNA as a genetic material. That was the first evidence in the favor of DNA as a genetic material. आइए बोर्ड पे। एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी
इन तीनों को भी अपना काम करने में खूब टाइम लगा। इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने सबसे पहले हीट किल्ड S3 का केमिकल सेपरेशन किया। क्या किया इसका केमिकल? क्या किया इस बैक्टीरिया से? इन्होंने प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को, तीनों को अलग अलग कर लिया। तीनों को, और तीनों को तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखा। एक में प्रोटीन रखा, एक में आरएनए रखा और एक में डीएनए रखा। और तीनों टेस्ट ट्यूब में R सेकंड मिला दिया। क्या मिला दिया? ये देखना चाहते थे ट्रांसफॉर्मेशन का कारण कौन है, प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए। पहली टेस्ट ट्यूब में S3 नहीं बना। अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन का कारण होता तो यहां S3 बन जाता, बट यहां S3, इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन का कारण। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आरएनए के कारण होता तो यहां S3, बट यहां भी, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आरएनए की वजह से भी। तो कौन है ट्रांसफॉर्मेशन का कारण? डीएनए, आरएनए या प्रोटीन? ये चेक करना चाहते थे हीट किल S3 का कौन सा मटेरियल है जिसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो प्रोटीन है, आरएनए है या। तो तीनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। जिसके कारण भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहां S3 बन जाएगा। पहली टेस्ट ट्यूब में S3 मतलब प्रोटीन के कारण, सेकंड में S3 मतलब आरएनए के कारण भी, थर्ड में S3 मतलब। तो कौन है ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल? ये बात ग्रिफिथ ने बताई या एवरी मैक्लियोड मैकार्थी ने बताई? फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। अब इन्होंने एंजाइम यूज किए। क्या यूज किए? अब इन्होंने फोर्थ टेस्ट ट्यूब में R सेकंड के साथ डीएनए रखा। सबसे पहले क्या मिलाया? प्रोटीज मिलाने के बाद भी एसिड बन गया। क्यों, तुम समझो। प्रोटीज का डीएनए पे कोई असर? प्रोटीज डीएनए को अफेक्ट, तो डीएनए नॉर्मल रहेगा नहीं रहेगा? काम करेगा नहीं करेगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं होगा? एसिड क्यों बनेगा? आरएनए का डीएनए से कोई कंसर्न? क्यों नहीं बनेगा? डीएनए जाकर डीएनए को तोड़ देगा। अगर डीएनए टूट गया अब डीएनए काम करेगा? काम करना बंद कर देगा। अगर डीएनए ने काम करना बंद ही कर दिया अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? तो एसिड बनेगा नहीं बनेगा? तो ग्रिफिथ के काम में और एवरी मैक्लियोड मैकार्थी के काम में क्या अंतर आ गया? ग्रिफिथ ने क्या समझाया, प्रिंसिपल या मटेरियल? और एवरी मैक्लियोड मैकार्थी ने क्या समझाया? ग्रिफिथ ने क्या समझाया, एवरी मैक्लियोड मैकार्थी ने क्या समझाया? बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये कौन है? इस S3 का जो डीएनए है, S3 का जो, इसके डीएनए पास एक जीन है। क्या है? एक। वो जीन क्या बनाता है? कैप्सूल। वो जीन R सेकंड के पास है या नहीं है? भेज दो। भेज दिया तो R सेकंड में कैप्सूल। तो वो कैप्सुलेटेड हो गया, नॉन कैप्सुलेटेड, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। इतना सा कॉन्सेप्ट है। R सेकंड के पास कैप्सूल बनाने वाला जीन था या नहीं था? भेज दो। अगर वो जीन आ गया तो कैप्सूल तो नॉन पैथोजेनिक, पैथोजेनिक में बदल जाएगा। क्या डिफरेंस है ग्रिफिथ के काम में और एवरी मैक्लियोड मैकार्थी के काम में? दोनों में अंतर समझ में आया? इन्होंने क्या समझाया, प्रिंसिपल या मटेरियल? और इन्होंने, इन्होंने तो प्रिंसिपल और इन्होंने
किस पे? नहीं, मीडियम में है ना। आपने आर सेकंड के अंदर डाला है या मीडियम में डाला है? तो आर सेकंड का कोई कंटेंट मीडियम में थोड़ी ना। ठीक है, आपका एंजाइम मीडियम में मिलाया आपने, बैक्टीरिया में नहीं मिलाया। तो इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड को नुकसान पहुंचाएगा? क्या कर रहे हैं मेरे लाला? पॉलीसेकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो गया ना। ठीक है, ये आपसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीएनए और डीएनएस इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस होता है क्या? क्या डिफरेंस है? डीएनए दैट डाइजेस्ट द डीएनए और डीएनएस मैनी लिख देंगे। डीएनए डीएनए डाइजेशन एंजाइम, डीएनए डीएनए डाइजेशन एंजाइम और डीएनएस ये तो लाला प्लूरल फॉर्म होगी ना यार, मैनी डीएनए, मैनी डीएनए। ठीक है, मैंने कल भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, जब भी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए, उसका आंसर वहीं लिख देना, उसका आंसर वहीं लिख देना, बार बार कॉपी अलग से टटोलने की जरूरत ना पड़े, जो पूछा गया उसका आंसर वहीं लिख लो। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है, दिस इज द ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये जो एक्सपेरिमेंट था इसका नाम ट्रांसडक्शन था, वर्ड मेंशन नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट किया था हार्शे एंड चेज, हार्शे एंड चेज, और हार्शे एंड चेज ने ये काम किया 1952। हार्शे एंड चेज ने ये काम कब किया? 1952। और इन्होंने ये काम किया था बैक्टीरियोफेज। किस पर किया था ये काम? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अपने वर्क के लिए, अपने वर्क के लिए इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किए थे। दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए थे, P32 S35, P32 S35। ये जो P32 है, P32 है, ये किसका पार्ट बनेगा? डीएनए का। और S35 किसका पार्ट बनेगा? प्रोटीन का। हम डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर देख चुके हैं, क्या डीएनए की स्ट्रक्चर में कहीं भी सल्फर आया या नहीं आया? बट फास्फोरस आया नहीं आया? क्या प्रोटीन की स्ट्रक्चर में सल्फर होता है? डीएनए की स्ट्रक्चर में सल्फर, लेकिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर में सल्फर। तो फास्फोरस किसका पार्ट बनेगा? डीएनए का या प्रोटीन का? और सल्फर, हाँ जी, किसने किया एक्सपेरिमेंट? कब किया? किस पर किया? क्या यूज किए? कौन कौन से? P32 और S35। साथ साथ लिखते रहा करो, हैं?
two type of radioactive virus. Two type of radioactive virus were formed by them. लिखना है, two type of radioactive virus were formed by them. इन्होंने दो तरह के रेडियो एक्टिव वायरस बनाए। बोर्ड पर आ जाओ। एक ये वायरस है, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज में बेसिकली दो ही तो पार्ट है। वन इज द प्रोटीन कोट जिसे कहा जाता है कैप्सिड, एंड अदर इज द डीएनए। कितने पार्ट है यार? कौन कौन सा? इसके कैप्सिड को क्या रखा? रेडियो एक्टिव, लेकिन डीएनए, और इधर कैप्सिड को और डीएनए को, हाँ इधर आओ, कैप्सिड को डीएनए को, इधर कैप्सिड को। ये केवल ये देखना चाहते थे कि वायरस का कौन सा पार्ट बैक्टीरिया में जाता है। वायरस का जो पार्ट बैक्टीरिया में जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक। बट यार नेकेड आई से कैसे देखें कौन जाता है? तो क्या दे दिया, दोनों को अलग अलग रेडियो एक्टिविटी दे दी, और ये चेक कर लिया कौन से केस में रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी, कौन से केस में रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, कितनी तरह के रेडियो एक्टिव वायरस बना लिए। पहले में कैप्सिड कैसा है, लेकिन डीएनए। सेकंड में डीएनए कैप्सिड बना। Their experiment consists of 3 steps. अपने एक्सपेरिमेंट इन्होंने 3 स्टेप में कराया। पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इन्होंने इस रेडियो एक्टिव वायरस को एक नॉर्मल बैक्टीरिया पर अटैक करवाया। ये जो वायरस है, वायरस नॉर्मल है या रेडियो एक्टिव है? वायरस कैसा है और बैक्टीरिया? सबसे पहले इस रेडियो एक्टिव वायरस को एक नॉर्मल बैक्टीरिया पर अटैक करवाया। पहला स्टेप क्या था? इन्फेक्शन करवाने के बाद अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने इस बैक्टीरिया का और वायरस का फिजिकल कांटेक्ट तोड़ दिया। क्या किया? वायरस का और बैक्टीरिया का फिजिकल कांटेक्ट तोड़ने के लिए इन्होंने मीडियम का क्या करवाया? एजिटेशन। क्या करवाया? उस स्टेप को क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। क्या कहते हैं? मीडियम को क्या कहते? जेंटली शेक किया। शेक करने से दोनों के बीच का जो फिजिकल कांटेक्ट है वो टूट गया, फिजिकल कांटेक्ट। और फिर इन्होंने बैक्टीरिया और वायरस दोनों का क्या कर लिया? सेपरेशन। क्या कर लिया? सेपरेशन करने के लिए इन्होंने क्या करवाया? अब सीधा सा फंडा नहीं लगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो जो हैवियर पार्टिकल है वो बॉटम पे आ जाएगा और जो लाइट है वो फ्लोट करेगा।
जो हैवियर है वो तो, और जो लाइट है वो तो। वायरस जो है, वायरस क्या करेगा, फ्लोट करेगा, वायरस क्या करेगा, और जो बैक्टीरिया है हैवी होने के कारण बॉटम पे आ जाएगा। जो पार्ट फ्लोट करता है उसे कहा जाता है सुपर नेटेंट, सुपर नेटेंट। और जो बॉटम पे आ जाएगा वो कहलाएगा पैलेट। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वायरस कहां आ गया, सुपर नेटेंट में या पैलेट में? और बैक्टीरिया कहां आ गया, वायरस कहां आ गया, और बैक्टीरिया। अब इन दोनों में क्या करवाई गई, ऑटो रेडियोग्राफी। क्या की गई इनकी, ऑटो रेडियोग्राफी क्यों की गई? टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिविटी, कि वो रेडियो एक्टिविटी कहां है, वो पैलेट में है या वो सुपर नेटेंट में है, पैलेट में है या वो सुपर। हाँ जी, कितने स्टेप हैं? पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, रिपीट, पहला, नेक्स्ट, नेक्स्ट, लिखो पहला स्टेप इन्फेक्शन। radioactive virus were infected on the radioactive virus were infected on the normal bacteria. Second, blending. Medium is agitated. Medium is agitated to break physical contact. To break physical contact between bacteria and virus. Third, centrifugation. Bacteria and virus were separated from each other. Bacteria and virus were separated from each other by the centrifugation. Bacteria and virus were separated from each other by the centrifugation. Next line. Pellet and supernatant were analyzed with respect to the radioactivity. Pellet and supernatant were analyzed with respect to the radioactivity. अब आ जाओ बच्चे बोर्ड पर। बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन निकला, कि जहां इन्होंने P32 वाला वायरस लिया था। कौन सा वायरस? P32 वायरस। मतलब उसमें रेडियो एक्टिविटी किसमें है, डीएनए में या प्रोटीन में? जब इन्होंने P32 वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें वो रेडियो एक्टिविटी पैलेट में देखने को मिली। ये रेडियो एक्टिविटी किस में है, वायरस में या बैक्टीरिया में? बट देखने में किस में मिली है, किसमें? वायरस के कौन से पार्ट में? इसका मतलब वायरस का वो डीएनए कहां चला गया, बैक्टीरिया में चला गया। तो रेडियो एक्टिविटी कहां गई, पैलेट में या सुपरनेटेंट में? ये जो P32 है, कौन ये P32 किसका पार्ट है, वायरस में किसका? वो वायरल डीएनए कहां चला गया और वो बैक्टीरिया कहां पहुंच गया? तो P32 वाले केस में हमें रेडियो एक्टिविटी कहां देखने को मिली, पैलेट में। और जब S35 वाला केस लिया तो तुम बताओ,
S35 केस, S35 किसका पार्ट है? कैप्सिड का। किसका पार्ट है? तो क्या कैप्सिड वाला पार्ट बैक्टीरिया में एंटर हुआ या नहीं हुआ? अगर कैप्सिड बैक्टीरिया में एंटर होता, अगर कैप्सिड बैक्टीरिया में, तो हमें यहां रेडियो एक्टिविटी पैलेट में देखने को मिलती, इस एक्सपेरिमेंट में कहां देखने को मिलती, बट यहां कहां देखने को मिली? और P32 वाले केस में, और यहां P32 वाले केस में, यहां the final conclusion, which part of the virus enter into the bacteria, then who's the genetic material? It was the final proof. It was the final proof, जिसे NCERT क्या लिखती है? अनइक्विवोकल प्रूफ। हर वैरायटी का क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इट वाज फाइनली प्रूव्ड बाय द इन द while working on the while using the, हर वैरायटी का क्वेश्चन आया हुआ है, हर वैरायटी का क्वेश्चन आया हुआ है। अनइक्विवोकल प्रूफ वाज गिवन बाय while working on the, by using the, in the 1950, मतलब काम 1928 से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ और फाइनल प्रूफ कब आया? मतलब 24 ईयर इस बात को प्रूव करने में लग गए कि डीएनए इज द जेनेटिक। 1952 में ये फाइनल प्रूफ आया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आ गया। 1952 में क्या फाइनल प्रूफ आया? डीएनए जेनेटिक, और 1953 में क्या आ गया? डीएनए का डबल हेलिकल। फिर तो डीएनए की डिटेल स्टडी एकदम से स्पीड अप हो गई, क्योंकि दो चीजें बिल्कुल सामने आ चुकी थी। ये पता लग गया था डीएनए था जेनेटिक मटेरियल, और उसकी स्ट्रक्चर का व्यू भी सामने, तो फिर तो इसकी फुल डिटेल स्टडी शुरू हो गई। फुल डिटेल स्टडी। नेक्स्ट लाइन। इन केस ऑफ P32 वायरस, इन केस ऑफ P32 वायरस, रेडियो एक्टिविटी were observed into the pellet. Radio activity were observed into the pellet, mean DNA of the virus enter into the bacteria, mean DNA of the virus enter into the bacteria, thus DNA is the genetic material, thus DNA is the genetic material, it was the first final proof or first unequivocal proof. It was the first final proof or first unequivocal proof. ठीक है, ये बन जाएगा लल्ला इस तरह से। दोबारा समझ लो इसको। ये कौन है? P32 किसका पार्ट है? वो वायरल डीएनए कहां चला गया और बैक्टीरिया कहां आ गया? तो P32 वाले केस में रेडियो एक्टिविटी कहां देखने को मिली, जिससे हम ये श्योर हो गए कि वायरस का कौन सा पार्ट बैक्टीरिया में गया है, डीएनए या प्रोटीन कोड? क्या श्योर हो गए कौन सा पार्ट गया है? तो कौन है जेनेटिक मटेरियल? नहीं, ये जरूरी है, ये तो एनसीईआरटी में है, कोई इशू नहीं है, है ना, ये वाला पार्ट। हम जेनेटिक मटेरियल किसे कहेंगे बच्चे? वो मटेरियल जो जाकर किसी जनरेशन के किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो यही तो सर्च करना है कि मटेरियल जाता कौन है, मटेरियल जाता कौन है।
है ना। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, अगर स्पर्म में और ओवा में डीएनए नहीं होता तो क्या आपके करेक्टर आपके पेरेंट्स से मैच करते या नहीं करते? मैच नहीं करते। अगर ओवा में से हम डीएनए को निकाल कर किसी और का डीएनए मिला दें तो करेक्टर क्या उसी मदर से मैच करेंगे जिससे ओवा है, या उससे मैच करेंगे जिससे डीएनए आया है? यही तो चीज प्रूव करनी थी कि जेनेटिक मैटर का काम कर कौन रहा है, मतलब हमारे करेक्टर को कंट्रोल कर कौन रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन या आरएनए? इसी पे तो सारी चर्चाएं हो रही है ना। 1900 का जो पीरियड था उसमें चर्चा किस बात पे चल रही थी कि करेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? पहला डिस्प्यूट किस पे जा रहा था? प्रोटीन। जब शुरुआत हुई थी ना, तो शुरुआत में सभी का व्यू क्या था कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। सबका व्यू क्या था? प्रोटीन पे था। ठीक है। प्रोटीन से डीएनए की तरफ मुड़ने में बहुत लंबा टाइम लगा। पहले ज्यादातर क्या मानते थे? प्रोटीन है। क्या मानते थे ज्यादा? आरएनए को किसी ने ज्यादा कंसीडर नहीं किया। आरएनए को सभी ने साइडलाइन रखा। और जब फाइनली पत्ते खोले तो पता क्या पता लगा? जो साइडलाइन रखा वही असली गेम खेल रहा है। अरे 1980 की बात में क्या पता लगा कि तुम्हारी सारी चर्चाएं बेकार है, असली जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए था। और आरएनए पे कोई चर्चा ही नहीं थी। चर्चा किस पे थी? प्रोटीन और डीएनए। लड़ाई किस किस के पीछे हो रही थी? और फाइनली क्या पता लगा? ना तो प्रोटीन था ना डीएनए था, ये तो आरएनए था। ये तो ये तो बात 1980 के बाद सामने। 1980 के बाद क्या सामने आई बात कि फाइनली फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज द आरएनए। फर्स्ट लाइफ शुरुआत तो आरएनए से हुई ना। शुरुआत किससे हुई है? नेक्स्ट टाइम इन केस ऑफ S35 वायरस, in case of S35 virus, radioactivity was detected in the supernatant. In case of S35 virus, radioactivity was detected in the supernatant. हाँ, P32 केस में रेडियो एक्टिविटी कहां देखने को मिली? पैलेट में या सुपरनेटेंट में? और S35 वाले केस में सुपरनेटेंट में। P32 वाले केस में पैलेट में, और S35 वाले केस में सुपरनेटेंट। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए में हमारा ये लास्ट पार्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता क्या है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए से डीएनए का बनना। लिखते चलेंगे, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब बच्चे पूरा नाम याद करना है। कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है प्रोकैरियोट में ये एंजाइम 3 टाइप का है। प्रोकैरियोट में ये 3 टाइप का है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्रोकैरियोट में 3 टाइप का है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और याद करो प्रोकैरियोट में कब होता है ये रेप्लिकेशन? जस्ट बिफोर बाइनरी फिजन। कब होता है प्रोकैरियोट में? जस्ट बिफोर
बाइनरी फिजन। यही बात अगर हम यूकैरियोट की करते हैं तो यूकैरियोट में ये एंजाइम 5 टाइप का है। यूकैरियोट में ये एंजाइम 5 टाइप का है। कौन कौन सा है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। और यू में याद करो, यू में ये रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? एस फेज। सर मॉर्गन के समय क्या डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो गया था? बेटा मॉर्गन ने काम कब किया था? वो ईयर भेजो। थॉमस हंट मॉर्गन ने काम कौन से साल में किया था? सर ऑन हीटिंग एस थर्ड is there any change in the genetic material? On heating S third, is there doesn't any change in the genetic material since its hydrogen bond get denatured and it transform? कल क्या समझाया था मैंने? डीनेचर्ड डीएनए रीनेचर्ड हो जाता है। अगर आपने एक बार डीएनए को डीनेचर्ड कर दिया तो डीनेचर्ड डीएनए फिर से रीनेचर्ड हो जाता है। डन। नेक्स्ट लाइन। DNA replication is semi-conservative. DNA replication is semi-conservative. Mean in the forming daughter DNA molecule. In the forming daughter DNA molecule, one strand is parental, one strand is parental, while other strand is newly synthesized. In the forming daughter DNA molecule, one strand is parental, while other strand is newly synthesized. और बच्चे बोलते ये आप लोगों के पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है। कितना डीएनए है ये? एक डीएनए। और इस एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड है? 2 स्ट्रैंड है। अगर आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे दिया जाए तो क्या आप दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस आराम से बता देंगे? इन दोनों स्ट्रैंड को लाला अलग अलग कर लेते हैं। ये स्ट्रैंड अलग कर लिया और ये स्ट्रैंड। अब इस स्ट्रैंड पर डीएनए का एक दूसरा नया स्ट्रैंड बनाओ। चलो बताओ सीक्वेंस यहां क्या आएगा? सी टी ए जी सी टी। गुड। इस पर भी बनाओ दूसरा स्टैंड। बनाओ जी ए टी सी जी ए। बहुत अच्छे है ना। तो इस एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 2 बन गए। अब इस डीएनए को चेक करें। इस डीएनए में ये जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है या नया बना है? और ये वाला न्यूली फॉर्म्ड। डन। इसमें चेक करें ये वाला न्यूली फॉर्म्ड और ये वाला चेक करो। एक डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। एक डीएनए के रेप्लिकेशन से कितने डीएनए बने? दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड तो और दूसरा स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड तो दूसरा स्ट्रैंड। सच मोड इज कोड। अब देखो मेन चीज, आप इन दोनों डीएनए की सीक्वेंस देखो, क्या ये दोनों डीएनए आइडेंटिकल है क्या? चेक कर लो आराम से। क्या दोनों डीएनए आइडेंटिकल है? ये दोनों डीएनए आपस में आइडेंटिकल है या पेरेंटल डीएनए के भी आइडेंटिकल है? एक से कितने बने? अगला रेप्लिकेशन कर दो।
क्या वो चारों आइडेंटिकल होंगे? अगला करो। क्या वो सारे आइडेंटिकल होंगे? अगला करो। क्या वो सारे आइडेंटिकल होंगे? अगला करो। क्या वो सारे आइडेंटिकल होंगे? यही तो हमारी लाइफ का बेस। हमने अपनी लाइफ कितनी सेल से स्टार्ट की है? उस एक सेल का नाम क्या है? उस जाइगोट में कितने क्रोमोसोम है? इसका मतलब कितने डीएनए है? रेप्लिकेशन करो, कितने बन गए? डिवाइड कर दो, रेप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, रेप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, रेप्लिकेशन करो, फिर डिवाइड करो, टू बी कंटिन्यू। ये 46 डीएनए थे, इनका रेप्लिकेशन हुआ, कितने डीएनए बन गए? मतलब हर एक डीएनए की 2 कॉपी होगी, दोनों कॉपी को अलग अलग कर दो, एक कॉपी इधर आ गई, एक कॉपी टू बी। क्या हमारी बॉडी की सारी सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल है क्या? क्या ब्रेन की जो सेल है, ब्रेन में जो सेल है, इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूरॉन के जेनेटिक मटेरियल के, मसल्स के जेनेटिक मटेरियल के, डब्ल्यूबीसी के जेनेटिक मटेरियल के एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? Because all these cells are derived from the mitosis. All these cells are derived from the, और माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जहां किसी भी तरह का कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्या इंसुलिन बनाने वाला जीन हमारी बॉडी की सारी सेल में है या नहीं है? लेकिन काम केवल पेनक्रियास की बीटा सेल में कर रहा है। केवल पेनक्रियास की बीटा सेल में या सभी सेल में? जीन कहां है? बट काम केवल पेनक्रियास की। जीन कहां है? लेकिन काम केवल पेनक्रियास की। डन? श्योर? क्या बिना रेप्लिकेशन के कभी भी डिवीजन का होना पॉसिबल है या नहीं है? बिना रेप्लिकेशन के डिवीजन का कभी भी होना पॉसिबल। और जब भी रेप्लिकेशन होगा, एक डीएनए कितने डीएनए बनाएगा? क्या वो दोनों डीएनए आइडेंटिकल होंगे? नहीं होंगे। वो आपस में आइडेंटिकल होंगे या पेरेंटल डीएनए के भी आइडेंटिकल होंगे? आपस में भी और पेरेंटल डीएनए के भी। ये तो लाला माइटोसिस डिवीजन है। बनने वाली डॉटर सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंटल सेल है क्या? नहीं है। क्यों? बिना रेप्लिकेशन के कभी डिवीजन हो ही अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि रेप्लिकेशन के बिना कभी भी डीएनए का, कभी भी डिवीजन का होना पॉसिबल। ये बात, ओ भाई इधर है बोर्ड, ये बात सबसे पहले वॉटसन क्रिक ने समझा दी थी। वॉटसन क्रिक ने समझा दी थी कि ये हम जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल देख रहे हैं, हम जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल देख रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड, और अलग होकर एक टेम्पलेट का काम करेंगे जिस पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा। इस पर एक, कितने स्ट्रैंड है? दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग हुए और अलग होकर क्या काम करेंगे? जिस पर एक नया, एक डीएनए से कितने डीएनए बनेंगे और वो दोनों डीएनए आइडेंटिकल होंगे। ये तो आपको सीक्वेंस लाला मैंने दी है। आपके मन में जो सीक्वेंस हो, जो आपके मन में सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस बनाओ और रेप्लिकेशन करके देख लो, बनने वाले दोनों डीएनए आइडेंटिकल आएंगे। बनने वाले दोनों डीएनए, यही तो मेन कारण है कि हमारी बॉडी की जेनेटिकली सारी की सारी सेल आइडेंटिकल है, सारी की सारी सेल जेनेटिकली। लेकिन वो सारी सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल होने के बाद भी फंक्शनली, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? सभी के पास टाइप ऑफ जीन सेम है, सभी के पास, लेकिन सभी में जेनेटिक एक्टिविटी सेम नहीं है। अगर जेनेटिक एक्टिविटी अलग है तो क्या सभी सेल में बनने वाली प्रोटीन सेम आएगी या वेरी कर जाएगी? अब कौन सी सेल क्या काम करेगी, ये डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर कौन सी, क्या सभी सेल में सेम प्रोटीन है? क्यों नहीं है सेम प्रोटीन? क्योंकि सबका जेनेटिक मटेरियल अलग है। जेनेटिक मटेरियल अलग है या जेनेटिक एक्टिविटी अलग है? मटेरियल अलग, क्या अलग है? एक्टिविटी। क्या अलग है? मटेरियल अलग, क्या अलग है? एक्टिविटी। जिस सेल को जो प्रोटीन चाहिए उस सेल में वो जीन फंक्शनल होगा। क्या टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला जीन न्यूरॉन में नहीं है लेकिन फंक्शन? क्या हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन डब्ल्यूबीसी में नहीं है बट फंक्शन नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसकी डिमांड
जिस सेल को जो प्रोटीन चाहिए वो बनेगी और उसी के कोडिंग सेल अपना फंक्शन करेगी, उसी के कोडिंग सेल अपना डन, ये बनेगा। नोट कर लिया? सेमी कंजर्वेटिव मोड, सेमी कंजर्वेटिव मोड was suggested by the Watson and Crick. Watson and Crick, बच्चे सेकंड टाइम आ गया। सेमी कंजर्वेटिव मोड was suggested by the Watson and Crick, but they were unable to prove it. But they were unable to prove it. But they were unable to prove it. हाँ जी, सेमी कंजर्वेटिव मोड सजेस्ट किसने किया था? लेकिन वॉटसन क्रिक इसको प्रूव, तो इसकी फेवर में जो पहला एविडेंस आया था वो कब आया था? और वो जो पहला एविडेंस दिया था, फर्स्ट एविडेंस किसने दिया था? मेसेल्सन एंड स्टॉल। फर्स्ट एविडेंस किसने दिया था? और मेसेल्सन स्टॉल ने काम किस पर किया था? ई कोलाई। किस पर किया था? इन्होंने यूज किया था हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। पहला एविडेंस किसने दिया? किस पर काम किया? क्या यूज किया? यार मेसेल्सन स्टॉल ने काम किस पर किया? प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में? तो फिर यूकैरियोट में या फिर क्रोमोसोम लेवल पर ये पहला एविडेंस टेलर ने दिया है। किसने दिया? टेलर ने काम किस पर किया? और टेलर ने क्या यूज किया है? रेडियो एक्टिव। क्या यूज किया है? इन्होंने क्या यूज किया? और इन्होंने, वो रेडियो एक्टिव कौन था? ट्राइटिएटेड थाइमिडीन। हमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट एविडेंस इन द फेवर ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड वाज गिवन बाय द इन द यूकैरियोट। समझ गए तुम? करना क्या? क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन आता मत पढ़ना, पता लास्ट में लिखा हो इन द यूकैरियोट। समझ गए रे? लास्ट में क्या लिखा हो? इन द, और हम तो ठोके मेसेल्सन एंड स्टॉल। जब आंसर शीट आई तो क्या लगा वहां? टेलर। और हम खुश हो रहे हैं कि बोनस मार्क्स है। कैसे मार्क्स हैं? फिर जब बोनस मार्क्स लेने आते हैं तो कहने जो चिट्टू पड़ता है फिर दिखता है यूकैरियोट पूछे। समझ गए? फर्स्ट एविडेंस वाज गिवन बाय द while working on the VCF टेलर। दोनों ने काम 1958 में किया, काम दोनों ने, लेकिन पहले काम किसने किए?
और बाद में काम, पहले काम और बाद में काम। सजेशन किसका है? वॉटसन एंड, लेकिन वॉटसन क्रिक प्रूव, तो प्रूव सबसे पहले और बाद में ये काम, प्रो में ये काम और यू में ये काम। बस बना, बाकी कल। मेसेल्स इंस्टॉल का एक्सपेरिमेंट है, आज शुरू क्या करें, पूरा तो होना नहीं है ना? कल ही करेंगे आराम से। सर स्टार्टिंग में आपने कहा था कि हिस्टोन पे डीएनए कॉइल्ड होती है, फिर ये हिस्टोन से रिमूव कैसे होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एसिटाइलेशन एंड द डीएसिटाइलेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आप पीएचडी करेंगे तब ये आएगा आपके। सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। और क्या क्या है? मॉर्गन के समय इसका कोई कमेंट नहीं आया। अच्छा जी, आगे है सर ऑन हीटिंग, ये तो हो गया, इस भाई का कोई मैसेज नहीं आया दोबारा। हीट की प्रेजेंस में तो स्मूथ वाले का डीएनए डीनेचर्ड हो जाना चाहिए था, पर वो रफ वाले में कैसे गया? जाने का डीनेचुरेशन से क्या कंसर्न है? सर यूकैरियोट के पहले क्या लिखा है? क्रोमोजोम। यूकैरियोट से पहले लिखा है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम लेवल पर या यूकैरियोट में ये काम पहले टेलर ने किया। स्टोन नॉन स्टोन एसिडिक है या बेसिक? नॉन स्टोन एसिडिक होती है। सर अगर हम हीट किल आर स्ट्रेन, तुम कुछ भी करो बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता इस बारे में। अगर हम हीट किल्ड आर स्ट्रेन लें और हीट किल्ड एस स्ट्रेन लें, चलो बाकी कल करेंगे।